हेलो एवरीवन साथियों, ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे साथियों और बढ़िया से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। देखिए साथियों, जिस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, उस जीवन में वास्तव में उस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं। तो अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें, ठीक है? और उस लक्ष्य के लिए आप लोग दिन रात एक करें, ठीक है? उसके लिए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही काम करें, ठीक है? तो चलिए साथियों, आज है 14 अक्टूबर, ठीक है? और ये 14 अक्टूबर की हमारी क्लास है साथियों। ये है हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। साथियों, ये हमारी 7 AM पर आती है। साथियों, मुझे पता है आप लोगों की बहुत सारी जो करंट अफेयर्स की 7 बजे वाली क्लासेस हैं वो छूट गई हैं। मैं इन्हें जल्दी ही कवर कर रही हूँ। अब ये सारी जल्दी से आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है? सितंबर से आप लोगों की क्लासेस छूटी हुई हैं, धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है? जल्दी से सभी का रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, ये 14 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं साथियों, वो मैं इस क्लास में आज कवर करने वाली हूँ। तो जल्दी से चलिए अपनी क्लास को कवर करें। चलिए, क्वेश्चन कहता है रतन टाटा जिनका हाल ही में निधन हो गया साथियों, आपको बताना है कि ये कौन थे। देखिए साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि रतन टाटा टाटा जो है ये कौन थे। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और ये वो बिजनेसमैन थे जिन्होंने हमेशा प्रॉफिट को नीचे रखा है और अपनी देश को, अपनी कंट्री को साथियों सबसे ऊपर रखा है। आप जानते होंगे बिजनेसमैन सबसे पहले अपने प्रॉफिट को रखते हैं, उसके बाद उनके लिए कोई और चीज होती है। परंतु रतन टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने हमेशा अपने देश को ऊपर रखा, जिन्होंने हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जरूर सोचा, ठीक है? तो साथियों, इन्होंने प्रॉफिट को अपने देश और मिडिल क्लास लोगों के बाद ही रखा, ठीक है साथियों? इसीलिए ये न केवल पॉपुलर थे बल्कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति के भी मन में इनके प्रति बहुत रेस्पेक्ट है, ठीक है? अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों। इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1937 यानी 1937 में। 28 दिसंबर 1937 में इनका जन्म हुआ था और आप सभी को पता है कि 9 अक्टूबर को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में साथियों इनका देहांत हो गया है, ठीक है? इनका जन्म स्थान क्या था? मुंबई में हुए थे साथियों। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। इनकी माता का नाम है सोनू टाटा और इनके पिता का नाम था नवल टाटा। धर्म से सभी को पता है ये पारसी धर्म से बिलोंग करते थे साथियों। किस धर्म से? पारसी धर्म से। देखिए ये कौन थे टाटा में? इनकी जो टाटा कंपनी उसमें ये टाटा सन्स एंड टाटा समूह के मानद अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है? अब टाटा समूह के अध्यक्ष ये कब बने? 1991 से लेकर 2012 तक ये टाटा समूह के अध्यक्ष रहे और उसके बाद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये बने 2016 से 2017। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात साथियों मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्हें पुरस्कार और सम्मान जो दिए गए हैं भारत की तरफ से भी और भारत से बाहर के देशों की तरफ से भी, तो उन ये आपको नोट करने चाहिए। इन सभी को जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सभी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इन्हें प्लीज नोट जरूर करें। साथ ही पद्म विभूषण दिया गया था सन 2008 में, ठीक है? 2008 में क्या दिया गया था इन्हें? पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया सन 2000 में और इन्हें 2023 में उद्योग रत्न मिला था। उद्योग रत्न इन्हें दिया गया 2023 में। उसके बाद असम वैभव से इन्हें सम्मानित किया गया वर्ष 2021 में। नोट कर लीजिएगा, असम वैभव दिया गया इन्हें 2021 में। ये है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये सर्वोच्च सम्मान है साथियों, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये इन्हें वर्ष 2023 में दिया गया और 2016 में इन्हें एक ऑर्डर दिया गया था, एक माफ कीजिए एक अवार्ड इन्हें दिया गया था। ये था फ्रांस का कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है? क्या है? कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर साथियों, ये फ्रांस का था। 2016 में इनसे नवाजा गया था। तो ये जितने अवार्ड हैं साथियों ये रतन टाटा जी को ये मिले हुए थे। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि इनकी जीवनी है साथियों, ये है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ठीक है? ये इनकी बायोग्राफी है साथियों और 1962 में टाटा सन्स में साथियों ये शामिल हुए थे, ठीक है? हम इनके बारे में जानते हैं कि जो जमशेद जी टाटा हैं उनके चचेरे भाई के बेटे ये थे जो रतन टाटा जी हैं। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप लोग नोट कर लेंगे, ये हैं एन चंद्रशेखरन। क्योंकि जो चीज चर्चा में होती है वो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टाटा समूह के जो वर्तमान अध्यक्ष साथियों ये हैं एन चंद्रशेखरन, ठीक है? एन चंद्रशेखरन, ठीक है? तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए ये रतन टाटा जी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे साथियों वो हमने कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक किस देश की यात्रा पर निकलेंगी?
अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी या सभी? तो देखिए 13 से 19 अक्टूबर का साथियों ये इनका रहेगी इनकी यात्रा हमारी राष्ट्रपति जी की, और ये रहेगी इन सभी देशों में, यानी कि अल्जीरिया, मारिटोनिया और मलावी, ये तीनों देश में ही जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये अपनी यात्रा पर निकल चुकी हैं। ठीक है साथियों, तो ये जो देश हैं, ये सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, ये अफ्रीकी देश हैं। ये जो तीनों देश हैं साथियों, ये आपके अफ्रीकी देश हैं। ठीक है, और इन अफ्रीकी देशों के तीनों ही देशों की यात्रा साथियों ये कर आएंगी। ठीक है, अब देखिए ये पहली बार साथियों हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति इन अफ्रीकी देशों की यात्रा कर रही हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लीजिए कि 39 वर्षों के बाद वह राष्ट्राध्यक्ष या सरकार अध्यक्ष के स्तर पर अल्जीरिया की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति साथियों होंगी। थोड़ा सा और जान लेते हैं, राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को संबोधित करेंगी। ठीक है, और क्या करेंगी, तो ये हम्मा बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ है, अल्जीरिया में। अल्जीरिया में इस इंडिया सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। क्या नाम है इसका, इसका नाम होगा द हम्मा बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब साथियों हम बात कर रहे हैं अल्जीरिया की। ठीक है, अल्जीरिया की बात हो रही है, तो ये मैप में आप देख रहे हैं, ये जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है साथियों, ये जो कलर है ये आपका अल्जीरिया है। अब आप इसके पड़ोसी देश भी देख सकते हैं, ये है ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मारूटानिया। अब देखिए आपको मैंने बताया था ना एक देश और जिसकी ये विजिट करेंगी। ठीक है, जिसकी वो विजिट करेंगी वो देश ये रहा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, वेस्टर्न सहारा और मोरक्को, ये इसके पड़ोसी देश हैं सराउंडिंग, और ये साथ में इसके जो किसके बराबर में है, ये मेडिटेरेनियन सी के पास साथियों ये लगता है देश है अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीरियस। देखिए यहाँ जो एक कैपिटल नजर आ रही है आपको, अल्जियर्स जो है, अल्जियर्स जो है अल्जीरिया की साथियों कैपिटल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये यही नजदीक का ही एक देश है मॉरिटानिया, इसमें भी ये जाएंगी। ठीक है, अल्जीरिया और ये वाला देश भी इसमें शामिल है यात्राओं में, तो आप लोग याद रखेंगे। अल्जीरिया की बात कर रही हूं, तो अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति हैं साथियों, ये हैं अब्देल मजीद तैब्बोने। कौन है, अब्देल मजीद तैब्बोने। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नादिर लारबोई। कौन है, नादिर लारबोई। अच्छा, यहाँ कौन सी मुद्रा है साथियों, मुद्रा है यहाँ अल्जीरियाई दिनार। कौन सी मुद्रा यहाँ चलती है, यहाँ मुद्रा चलती है अल्जीरियाई दिनार। समझ गए। अब चलिए अब मारिटोनिया की बात कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया अल्जीरिया में तो ये विजिट करेंगी ही, ये जो देश है साथियों ये रहा आपका मारिटोनिया। मारिटोनिया ये देश है, इसके बारे में आप देख लीजिए, यहाँ इसकी कैपिटल है नोआकशोट जो है साथियों, नोआकशोट जो है ये बराबर में ही इसकी कैपिटल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं साथियों ये हैं मोहम्मद ओलद गजोनी। इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे लोग नोट करते चलेंगे, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद ओलद गजोनी। मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है ओगुयाकर। क्या है मुद्रा, ओगुयाकर। ओगिया जो है यहाँ की मुद्रा है, सारे लोग इसे नोट कर लेंगे, इंपोर्टेंट है। ओगिया जो है यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, ओगिया यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, अच्छा इसके पड़ोसी देश आप लोगों को पता ही है, जो अल्जीरिया के पड़ोसी देश हैं वही साथियों मोरिटानिया के पड़ोसी देश हैं, और अड़ोसी पड़ोसी हैं अल्जीरिया और मोरिटानिया। अब तीसरा देश जहां वे जाएंगे ये है मलावी, और मैप में जो आप देख रहे हैं साथियों ये है मलावी। ठीक है, मैप में जो आपको नजर आ रहा है ना ये मलावी है साथियों। और मलावी की बात करूंगी, आपको पता ही है ये तीनों देश जो है अफ्रीका में है। और मलावी जो है, मलावी की राजधानी है साथियों लिलोंगवे। क्या राजधानी है, लिलोंगवे है, सारे लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, हाँ साथियों ये है लिलोंगवे। राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं लाजारस चकवेरा। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है लाजारस चकवेरा। समझ गए, तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं देखिए इन सभी को नोट कर लीजिए साथियों। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, चाहे इसे नोट कर सकते हैं। वैसे मैं कहूंगी, मेरा सजेशन है नोट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में किया गया, मुझे बताइए वो किस राज्य में किया जाएगा, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो साथियों 38वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है, जो नेशनल गेम्स हैं आपके साथियों 2025, तो साथियों ये उत्तराखंड में खेले जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ खेले जाएंगे, उत्तराखंड में खेले जाएंगे। ठीक है, कब से, देखिए ये 38वें जो खेल हैं 28 जनवरी से शुरू होंगे, 14 फरवरी 2025 तक चलेंगे। ठीक है, कब, 28 जनवरी साथियों, 28 जनवरी से लेके 14 फेब तक ये चलेंगे 2025 तक। और ये साथियों इस बार उत्तराखंड में खेले जाएंगे, याद रखेंगे आप लोग।
ठीक है। चलिए, अब क्या है जो 37वें राष्ट्रीय खेल है साथियों 2023 में कहाँ हुए थे? ये गोवा में आयोजित किए गए थे। 37वें गोवा में हुए और 38वें अब आपके उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत साथियों कब हुई थी? 1924 से ये खेले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा, अविभाजित भारत में, अविभाजित भारत 1924 में हुई थी साथियों, जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। और पहली बार साथियों ये कहां से शुरू हुए? ये लाहौर में खेले गए थे। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। ठीक है, नेशनल गेम्स की स्टार्टिंग 1924 में हुई, लाहौर से हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे पहले क्या है साथियों, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था इससे पहले? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, यानी कि ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स साथियों इन्हें कहा जाता था। और राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो हर 2 साल में होता है। इंपॉर्टेंट बात है, हर 2 इयर्स में होता है, ना कि प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में नेशनल गेम्स का आयोजन साथियों किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे कि इसका जो पुराना नाम है ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स था। 1924 से स्टार्ट हुए और लाहौर से स्टार्ट हुए। अब चलिए, अब थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे तो साथियों ये कहाँ होना है, इन चीजों को आप लोग नोट करते चलेंगे। अंडर 17 की मैं बात कर रही हूँ। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2024 की, तो ये क्या है साथियों? डोमिनिकन गणराज्य जो डोमिनिकन आपका रिपब्लिक। ठीक है, अगला देखिए, अगला है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होगा साथियों? ये होगा चिली में। ठीक है, आगे देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे 2026 में? ये होंगे ग्लासगो, ग्लासगो में स्कॉटलैंड में। ठीक है, सारी चीजें नोट कर लीजिए। ये चीजें नोट करनी बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए? आगे देखिए एशियन गेम्स कहाँ होंगे 2026 में साथियों? ये होंगे जापान में, नोट कर लीजिएगा, एशियन गेम्स भी इंपॉर्टेंट है। 2026 में होंगे, जापान में होंगे। अब है साउथ एशियन गेम्स कहाँ होंगे 2025 में? लाहौर पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, बात कर रही हूँ साउथ एशियन गेम्स की, 2025 में कहाँ होंगे? लाहौर में होंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? क्या कह रहा है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। तो साथियों कोई मुझे बता सकता है? चलिए कोई बात नहीं साथियों, आप लोग इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है साथियों, ये बने हैं आपके उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो चलिए, आपको पता ही है अभी जेएंडके में साथियों हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और वहां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके गठबंधन ने साथियों 48 सीटों पर आपकी जीत जो है वो दर्ज कर ली है। ठीक है, बहुमत जो है आपका वो 46 का था साथियों। कितने का था? 46 का था। यहाँ जो मैक्सिमम सीटें हैं साथियों वो है 90 और 46 का जो है साथियों यहाँ बहुमत रहा। ठीक है, और उमर अब्दुल्ला को साथियों यहाँ चुना गया है इनका नेता। और बात करेंगे शपथ ग्रहण समारोह भी इनका शायद देखिए, चलिए, शपथ ग्रहण समारोह भी इनका शायद 14 को इनकी डेट दी गई है, शायद 14 में ही इनका हो जाए। देखिए इससे पहले क्या है, उमर अब्दुल्ला 2009 से लेके 2015 तक, देखिए साथियों 2009 से लेके 2015 तक ये जे&के के सीएम साथियों रह चुके हैं। अब इस रिजल्ट का एक बार आप देख लीजिए कि इसमें किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती हैं। तो देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है साथियों उसने जीती हैं 42 सीट्स, बीजेपी ने इसमें 29 सीट्स जीती हैं, कांग्रेस ने यहाँ 6 सीटें जीती हैं, जे के जो पीडीपी है साथियों उसने यहाँ 3 सीट जीती हैं, और मैं जेपीसी की बात करूंगी इसने यहाँ 1 सीट जीती है, सीपीआई की बात करूंगी इसने भी 1 सीट जीती है, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ साथियों 1 सीट जीती है, जो इंडिपेंडेंट है इन्होंने यहाँ 7 सीटें जीती हैं। ये टोटल आपका 90 का आंकड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो देखिए साथियों ये 45 की जो है मैक्सिमम थी यहाँ, तो यहाँ इन दोनों ने साथियों यहाँ जो गठबंधन ने इन्होंने यहाँ 48 सीटें साथियों जीत ली है। चलिए अब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो ये मैप में आपको नजर आ रहा होगा साथियों, ये जो मैप है ठीक है इसमें आपका ये जम्मू कश्मीर है, ये वाला जो पोर्शन है ये लद्दाख है और ये आपका जम्मू और कश्मीर है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश बन गया है कब? 31 अक्टूबर 2019 को। सारे लोग नोट रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019। राजधानी क्या है? श्रीनगर है और जम्मू है, ये आपको पता ही होगा। राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है यहाँ के साथियों? ये है मनोज सिन्हा। ठीक है, अब यहाँ के हम जानेंगे थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं साथियों ये हैं ताशी रब्स्तान। क्या नाम है इनका? ताशी रब्स्तान इनका नाम है साथियों। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है हंगुल, इसे सारे लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु मोस्टली बच्चों को नहीं पता साथियों, इसका नाम है
हंगुल, ठीक है, हंगुल है, सारे लोग नोट करेंगे, इंग्लिश वाले भी इसे नोट करते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है जितने भी हमारा डेटा होता है साथियों, ये बोथ लैंग्वेजेस में होता है, इसमें मैं हिंदी में बोलती हूँ, परंतु डेटा जो है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सारे के सारे लोग इसे अपनी जो दोनों लैंग्वेजेस वाले हैं वो कवर करते चलेंगे, जिनको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश में अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि साहित्य के नोबेल अवार्ड 2024 हान कांग को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? हान कांग को। आपको बताना है कि इनका जो संबंध है साथियों किस देश से है। तो साथियों मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो है ये साउथ कोरिया की है, ठीक है। साहित्य का नोबेल अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये बात हो रही है 2024 के साहित्य के नोबेल की। तो साथियों ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये है हान कांग, ये कोरियाई लेखिका है, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसी महिला को आपको जो है साहित्य का नोबेल दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, आगे बताती हूँ कि ये एशिया में, देखिए चलिए इस बात को मैं आगे बताती हूँ, पहले आप ये देखिए कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले उनके गहन काव्य गद्य के लिए उन्हें ये प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सारे लोग नोट कर लेंगे, सारे के सारे लोग नोट करेंगे अपनी बुक्स में, ठीक है, सारे के सारे लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2016 में इन्हें मैन बुकर अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था इन्हें द वेजिटेरियन के लिए। अब आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द वेजिटेरियन इनकी जो बुक है साथियों, इसका भी आप नाम आप लोग नोट कर लेंगे। द वेजिटेरियन को किसने लिखा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको बता रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। 2016 में इन्हें इस बुक के लिए साथियों मैन बुकर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मैन बुकर अवार्ड दिया गया है इनको 2016 में। तो द वेजिटेरियन बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि साहित्य नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले ये पहली एशियाई महिला है, सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। देखिए ये साथियों पहली एशियाई महिला है, इसे आप लोग जरूर नोट करेंगे। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया की कोई ये पहली महिला है जिसे साहित्य के लिए नोबेल मिला है साथियों, ठीक है। जिसे साहित्य के लिए नोबेल अवार्ड मिला है साथियों, ये कोई पहली महिला है एशिया की, ठीक है। और तीसरी कोरियाई है जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है। इससे पहले कोरिया के केवल 2 ही लोग हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है। कोरिया की ये तीसरी पर्सन है, जबकि पूरे एशिया की ये पहली महिला है जिन्हें साहित्य के लिए साथियों नोबेल अवार्ड मिला है। आपको पता है 1913 में भारत के किसे मिला था ये साहित्य के लिए जो मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के लिए नोबेल अवार्ड, ठीक है। और ना केवल साहित्य के लिए भारत की तरफ से, तो वे ये नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई थे, ना केवल पहले भारतीय थे। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों उनको आप जरूर नोट किया करो, समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए पहले भारतीय, ना केवल पहले भारतीय बल्कि पहले एशियाई भी थे, ठीक है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लेंगे आप लोग। पहले एशियाई और पहले भारतीय जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला साहित्य का, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब देखिए साल 2023 की बात करूंगी तो 2023 का जो साहित्य का नोबेल मिला है साथियों, ये मिला है नॉर्वे के लेखक और नाटककार हैं, इनका नाम है जॉन फासे। क्या नाम है? जॉन फासे। क्या नाम है? जॉन फासे साथियों इनका नाम है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की, अच्छा अच्छा इसी के बारे में भी थोड़े से फैक्ट्स है साथियों, इनको जान लेते हैं। आपको पता है साहित्य में जो नोबेल अवार्ड है ये कौन देता है? ये स्वीडिश अकेडमी देती है, स्टॉकहोम में देती है, स्वीडन, ठीक है। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे कि जो नोबेल अवार्ड है साथियों स्वीडिश अकेडमी देती है, स्टॉकहोम स्वीडन में ये प्रदान किए जाते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। चलिए यदि आप जानते हैं तो मुझे बताइए नोबेल अवार्ड की जो शुरुआत है साथियों ये कब हुई थी? क्योंकि ये क्वेश्चन न जाने मैंने कितनी बार आप लोगों को करवाया है। आप लोग मुझे बताएंगे कि नोबेल अवार्ड जो है साथियों इनको देने की शुरुआत कब हुई थी। और नोबेल अवार्ड, चलिए मैं ही बता देती हूँ ये वाली बात, तो नोबेल अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। नोबेल अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, परंतु शुरुआत कब से हुई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगी किसने आंसर किया है, ठीक है, कि नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब हुई। अगला क्वेश्चन है हरिकेन मिल्टन। याद रखिए हरिकेन मिल्टन आपने बताना है किस देश से टकराया है, अमेरिका से, जापान से, ताइवान से या फिर चाइना से। ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे कि नोट करते चलेंगे। साथियों हरिकेन मिल्टन जो है ये अमेरिका से टकराया है, ठीक है।
कहाँ टकराया है? अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का भी सिएस्टा की जो है साथियों, यहाँ ये टकराया है। ठीक है, इस शहर के तट से ये टकरा गया है साथियों। फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले साल एक साल की सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। फैक्ट्स जो हैं देखते रहिएगा। जो मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का तीसरा तूफान है। ठीक है, तूफान काफी ज्यादा आ रहे हैं वहां। और देखिए, इससे पहले क्या है, फ्लोरिडा में जो हेलेन तूफान है उसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की साथियों मौत हो गई थी। और हाल ही में आपको पता है जापान में टाइफून शानशान आया था और एम्पिल तूफान आया था। ठीक है, जापान में जब टाइफून आया था तो अलर्ट जारी कर दिया गया था। ठीक है, इसका नाम जो था शानशान था, और एम्पिल दोनों कहाँ आए? जापान में आए, हाल ही में आए थे। चलिए और देख लेते हैं, टाइफून है गेमी, इस साल कहाँ आया? चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है साथियों। और इस साल उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है अल्वारो मेडागास्कर, उसके मोराम्बे में आया है। ठीक है, सारे फैक्ट्स को नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? भारतीय महिला टीम की बात हो रही है तो पूछा गया है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में साथियों इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो साथियों ये जीता है, हमारी जो खिलाड़ी हैं इन्होंने क्या जीता है? ब्रोंज मेडल जीता है। ये है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग नोट करेंगे, भारतीय विमेंस टीम जो है इन्होंने कजाकिस्तान के अस्ताना में साथियों ये हुआ, वहां इन्होंने एशियन टेबल टेनिस में ब्रोंज मेडल जीत लिया है। ठीक है, चलिए अब एशियन टेबल टेनिस यूनियन क्या है देख लीजिए एक बार। इन्होंने 1972 में टूर्नामेंट शुरू किया है और भारत के लिए विमेंस टीम इवेंट में ये पहला मेडल है। इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिए 1972 में साथियों शुरू हुआ है और भारत ने जो ब्रॉन्ज जीता है ये भारतीयों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सेमीफाइनल में जापान से 1-3 से भारत हार गया। ठीक है, ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में 1-3 से भारत हार गया, जबकि चीन ने दूसरे सेमीफाइनल में हांगकांग को 3-0 से हरा दिया। ठीक है, टीम में शामिल खिलाड़ी कौन कौन है? ऐहिका मुखर्जी हैं, मनिका बत्रा हैं और श्रीजा अकुला है। इनके नाम एक बार नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा ऐहिका मुखर्जी किस गेम की खिलाड़ी हैं, तो ये टेबल टेनिस की हैं। मनिका बत्रा पूछा जा सकता है, श्रीजा अकुला पूछा जा सकता है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको नोट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड क्या है देखिए। 33वें जो पेरिस ओलंपिक हैं साथियों, उन पर एक डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है साथियों, जिसमें भाला फेंक, देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसमें शो किए गए हैं भाला फेंक, फील्ड हॉकी, सारी चीज इसमें शो की गई हैं। देख लीजिए एक बार, भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन, सब चीजें इसमें साथियों शो की गई हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, है ना? नौकायन, टेबल टेनिस, तो ये जितने खेल हैं साथियों इन सबको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए भारत के जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरत कमल, ये अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के पहले एम्बेसडर बन गए हैं। नोट करेंगे सारे लोग। ठीक है, नोट कीजिए कि भारत के जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं इनका नाम है शरत कमल। क्या नाम है? शरत कमल। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर बन गए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नोट कीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछा जा रहा है 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। ठीक है, आपको बताना है भारत किस स्थान पर साथियों इसमें रहा है। ये रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो साथियों बताइए, आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भारत रहा है साथियों 105वें नंबर पर, भारत को रैंक मिली है 105। 127 देशों का साथियों ये जो इंडेक्स है जारी किया गया और 127 में से भारत ने 105वीं रैंक साथियों हासिल की है। इस चीज को नोट करेंगे कि इस रैंक को जारी कौन करता है। तो साथियों GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये कहाँ की है? आयरलैंड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और दूसरी संस्था कौन सी है? वेल्ट हंगर हिल्फ, ये कहाँ की है? जर्मनी की। ये दोनों इसे कंबाइंड रूप से जारी करते हैं, नोट कर लेना। एक तो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये कहाँ की है? आयरलैंड की है। और दूसरी जो संस्था है साथियों वो है वेल्ट हंगर हिल्फ, नोट करेंगे। ठीक है, देखिए ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कहाँ की है? आयरलैंड की है। दूसरी है वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है, वेल्ट हंगर हिल्फ जो है ये जर्मनी की है। ये दोनों कंबाइंड रूप से साथियों इसे जारी करती हैं। ठीक है, दो सारे लोग इस चीज को नोट करेंगे। ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब देखिए इस बार क्या हुआ है, 127 देशों, साथियों 127 देशों का सर्वे किया गया। 127 में से जो भारत है 105वें स्थान पर रहा है।
ठीक है, 105वें स्थान पर रहा है, 2024 की ये रैंक है, GHI सारे लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, पिछले साल क्या हुआ था, 2000 देखिए 2022 में क्या हुआ था, 2023 में क्या हुआ था, 125 देशों का सर्वे साथियों किया गया, जिसमें भारत 111वें स्थान पर था। 2022 की बात करूंगी, 121 देशों का सर्वे किया गया और भारत उसमें 107वें स्थान पर था। ये कोई बहुत अच्छी रेप्यूटेशन ये लोग नहीं दिखाते हैं। अब आगे देखिए, 2024 के इंडेक्स में पहले स्थान पर 22 देश साथियों शामिल किए गए हैं, याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर स्टार्टिंग में जो देश लिए गए हैं वो 22 हैं। उनमें कौन कौन से हैं, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, कोस्टारिका, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, हाँ, चिली, चीन, कोस्टारिका, क्रोएशिया, इस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, तुर्की, उज्बेकिस्तान, यूएई जैसे देश साथियों शामिल हैं। अब क्या है, भारत के पड़ोसी देशों में साथियों नेपाल 68वें नंबर पर है और म्यांमार 74th, बांग्लादेश 84th, पाकिस्तान 109। अब जरा आप लोग एक चीज नोट कीजिए कि आपने देखा जब ये इंटरनेशनल इंडेक्सेस जो जारी होती हैं, इनमें इंडिया की जो रेपुटेशन है कुछ खास नहीं होती है साथियों। ये जानते हो आप ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है साथियों, आप देखेंगे इंटरनेशनल जो इमेजेस है इंडिया की, ये आप कहीं ना कहीं आप शायद इस चीज को देखेंगे कि आप देखिए नेपाल की जो स्थिति है वो भी 68 है, म्यांमार की भी 74th है, बांग्लादेश की 84th है, पाकिस्तान की बात करूंगी तो ये 109th है। अब जरा सोचिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की रैंक है 109, जो इस समय वहां के हालात इतने खराब हैं उसके बाद भी उसकी 109 रैंक, और भारत जिसकी रैंक इन्होंने एक 105 दी है 127 कंट्रीज में से। अब आप बताइए, क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस ये जो रैंक्स, ये जो इंडेक्सेस जारी की जाती हैं, इनमें कहीं ना कहीं या तो पार्शियलिटी है या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं होने की वजह से भारत को एक खराब रैंक दी जाती है, या हो सकता है भारत की इमेज गिराने के लिए साथियों ऐसा होता हो। मैं ये नहीं कह रही ऐसा हो रहा है, परंतु इस आप रिपोर्ट को खुद एनालाइज करेंगे तो आप लोग जानेंगे, आप लोग देखेंगे। जरा सोचिए, पाकिस्तान में इस समय जो हालात है ना साथियों, वहां के लोगों के क्या हालात हैं इस समय पर, उसको नो रैंक दी गई है। तो साथियों ये जो है ना, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन रेज करता है साथियों कि 109 रैंक पाकिस्तान की है और 105 रैंक भारत की है, जबकि भारत वर्तमान में 6 जगह स्टैंड करता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए साथियों। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं या कुछ भी आपके मन में ऐसी कोई बात आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहां आयोजित किया गया? आप लोगों ने बताना है। यह है दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 2024। तो साथियों ये जो है ये आयोजित किया गया है आपका गंगटोक में। ठीक है, नोट करेंगे सारे के सारे लोग। 2024 के जो सेना कमांडर हैं उनके सम्मेलन का जो साथियों पहला जो चरण है, ये है हाइब्रिड मोड में कहां आयोजित किया जा रहा है साथियों? सिक्किम के गंगटोक में साथियों ये आयोजित किया जा रहा है। सारे लोग नोट कर लेंगे एक बार। ठीक है, दूसरा चरण कहां है? दूसरा चरण भी आपका 10 से 11 अक्टूबर को साथियों ये भी आपका गंगटोक में ही आयोजित करने की इसकी प्लानिंग है। अब देखिए, वरिष्ठ अधिकारी जो है वो दिल्ली में इकट्ठे होंगे, कब होंगे? 28 से 29 अक्टूबर को। ठीक है, अब प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हम देख लेते हैं, ये सारे लोग ना नोट कर लेंगे, जितने भी लोग हैं इन सम्मेलनों को नोट करते चलेंगे सारे के सारे लोग। देखिए, हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद देखेंगे, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहां हुआ साथियों? ये आपका लखनऊ में हुआ। उसके बाद देखेंगे अगला अगला देखेंगे, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहां हुआ? ये साथियों आपका नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद देखेंगे, विश्व धरोहर समिति की जो 16वीं बैठक है साथियों ये कहां हुई? ये आपकी नई दिल्ली में हुई है। अच्छा चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा रही हूँ साथियों सारे के सारे नोट करते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहा करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेजर
एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे मेस, MACE, वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका नाम नोट कर लेंगे। मेस का मतलब है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। तो साथियों ये किया गया है आपका लद्दाख में। ठीक है, अब क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो निदेशक हैं ये हैं अजीत कुमार मोहंती। इन्होंने हानले लद्दाख में मेस जो वेधशाला है साथियों इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अब मेस क्या है इसको थोड़ा सा आप लोग जानेंगे। एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप साथियों ये है, आप लोग नोट कर लेंगे। इसकी जो हाइट है ये जो है साथियों लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला जो है ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साथियों ये एक ऐसी सुविधा है जिसे उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय कण जैसे कि गामा किरणें, ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा उत्पन्न चेरेनकोव विकिरण का पता लगाने और निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और ये क्या है दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है। नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए मैंने आपसे कहा था क्लास के लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी, इनका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और मैं देखूंगी कि लास्ट में कौन कौन स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो इन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। अगला क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ये आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, मैं आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो साथियों ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं देखती हूँ कौन कौन स्टूडेंट इतने डेडिकेटेड हैं जो इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे देंगे। और देखिए साथियों हमारी जो क्लासेस हैं चाहे वो जीके जीएस की हो, चलिए मैं यहाँ नहीं इधर लिखती हूँ थोड़ा सा, मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, चाहे हमारी क्लास साथियों जीके जीएस की हो या फिर हमारी करंट अफेयर्स की हो, ठीक है, ये दोनों ही क्लासेस हमारी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारी क्लास को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग क्लासेस का आप लोगों को पता चल जाए साथियों। इसके अलावा यदि आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो लाइक जरूर करना और अपने साथियों में शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना भी कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। ठीक है, क्लास कैसी लगी। इसके अलावा यदि आप लोगों का जो भी छूटा हुआ है करंट अफेयर वो आप लोग मुझे बता दें, मैं जल्दी ही कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है साथियों, तो चलिए सभी लोग अपना बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलिए पॉजिटिविटी के साथ जिए, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, और अपने लक्ष्य को फोकस